ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या पार्ट कवर करना है आज। जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था वो तो हमने बहुत कुछ कर लिया है। केस स्टडीज़ करने हैं काफ़ी, सर्किट सॉल्विंग जो कि थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट आते थे उनको कैसे सॉल्व करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा एक तरीके का। रिडंडेंट कैपेसिटर्स किसको बोलते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो सब आएगा इसके अंदर। We are left with something called as RC circuits, plate arrangement, case studies। तीन चार केस स्टडीज़ है जो हम लोग को करनी है स्टैंडर्ड। इन पे थोड़ा फोकस करना है हम लोग को। स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। सर्किट को सीधा CKT भी लिखते हैं, ठीक है ना। सर्किट को सीधा CKT भी लिखते हैं हम लोग। पहले हम लोग एक काम करते हैं, वो टाइप के सम से स्टार्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमने देखा था, एक डायग्राम। ये सर्किट देखा था हमने लास्ट टाइम, ऐसा टाइप का सर्किट देखा था। कुछ कैपेसिटर्स भी मैं चाहिए तो सेम ले लेता हूँ फिर से। टू माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको 6 माइक्रोफराड ले लेता हूँ। इसका नाम मैं C1 रखता हूँ, इसका नाम C2, इसका नाम C3। ये टोटल जो वोल्टेज है उसकी बात कर लेते हैं। वो वोल्टेज में ले लेता हूँ 30 वोल्ट। ठीक है, इतना फेयर। दिस इज अ सर्किट। C इक्विवेलेंट निकाल सकते हो आप इसका, ये सिखाया था लास्ट टाइम। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, किन को सीरीज में लेते हैं, किन को पैरेलल में लेंगे, पहले बोलो। अरे वो दो मतलब ऐसा नाम लेना उसका, एक दिया है। अच्छा, C2 और C3 पैरेलल आपस में। पैरेलल में सीधा ऐड करते हैं कि रेसिप्रोकल होता है? सीधा ऐड होता है। तो मतलब 2 और 1 3 माइक्रोफराड। फिर C1 और इसका जो आंसर आया है वो दोनों सीरीज में है, तो वो रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूला से कर सकते हो आप। 6 और इधर क्या था 3, 6 और 3 सीरीज में, आंसर कितना आएगा 2। एक्सेलेंट। ठीक है, तो टुडे व्हाट आई वांट इज कि हम लोग है ना, यहाँ पे कितने कैपेसिटर्स दिख रहे हैं आपको? 3, और एक इक्विवेलेंट नाम की चीज़ भी होती है, राइट। सो देयर आर 4 अरेंजमेंट, मतलब 4 एरियाज, C1, C2, C3 एंड द टोटल। ये चारों सिस्टम्स का मुझे C चाहिए, मुझे Q चाहिए, और उसके अक्रॉस का आने वाला वोल्टेज भी चाहिए मुझे। ये सब चीज़ें चाहिए। कहने का मतलब क्या? जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे C1, C2, C3 और C इक्विवेलेंट, मुझे हर एक का कैपेसिटेंस चाहिए, मुझे हर एक का चार्ज चाहिए, मुझे हर एक का वोल्टेज चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके अलावा तो कोई कुछ नहीं पूछ सकता आपसे। सब कुछ कवर हो जाता है इसमें। पहले तो वो क्लैरिटी ले लो कि हाँ सर सब निकालना है तो आना चाहिए। इसमें से बहुत कुछ तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। जैसे कि C1 का कैपेसिटेंस कितना गिवन है? 6 माइक्रोफराड। C2 का कैपेसिटेंस कितना गिवन है? 1 माइक्रोफराड। C3 का कितना कैपेसिटेंस गिवन है? 2 माइक्रोफराड। और टोटल वोल्टेज है ना ये, मेरी कुछ बात समझ में आ रही है आपको? ये टोटल वोल्टेज गिवन है। आपको ये सब चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें निकालनी है। समझ में आया? इनमें से ही कुछ पूछेगा और तो क्या पूछ सकता है? मुझे बताओ कि C, Q और V को रिलेट करने वाला फॉर्मूला क्या है? तो आप बिल्कुल यूज करिए C इज इक्वल टू Q बाई V। लेकिन तुम जिसका भी C लो ना, उसी का Q लेना और उसी का V लेना। ऐसा नहीं कि सर इधर C दिया हुआ, इधर V दिया हुआ, इसको यूज करके Q निकाल लूँ, नहीं चलेगा। कभी कभी चल भी जाए, बट देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। बट ऑन ऊपर से बोले तो नहीं यूज कर सकते हो आप। अगर आपको इफ यू वांट टू यूज दिस C, यू हैव टू यूज दिस Q एंड दिस V ओनली।
हाँ हो सकता है कभी कभी ये V और ये V दोनों शायद दैट कैन बी अ केस, लेकिन इतना याद रखना यार, जिसका C यूज़ करूँगा मैं उसी का Q उसी का V यूज़ करूँगा। और एक लाइन में 3 में से अगर 2 चीज़ें आ गई हैं तो क्या आप ये यूज़ करके तीसरी चीज़ निकाल सकते हो? वो भी क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या निकालना ईजी रहेगा इसके अंदर बताइए? एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो पहले C इक्विवेलेंट निकालना ईजी रहेगा। टू फाइंड C इक्विवेलेंट, वो तो हमने आई थिंक ओरली भी निकाल लिया था। C इक्विवेलेंट कितना आता है? बेसिकली पहले हम लोग C2 C3 का इक्विवेलेंट निकाल लें। C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, तो उसका सर्किट, नया सर्किट ऐसा कुछ दिखेगा। ये तो 6 है और ये कितना है 2 + 1 3 माइक्रोफैराड, डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ। अब इसका जो आंसर आ जाएगा C इक्विवेलेंट, उसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 3/6 + 3 विच विल गिव मी 18/9 विच विल गिव मी 2 माइक्रोफैराड। इज दिस क्लियर एवरीवन? C इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2 माइक्रोफैराड। समझा आपको ये सब लोग को? चलो गुड इनफ, ये हो गया आपका C इक्विवेलेंट। अब नेक्स्ट, मतलब ये चीज़ लिख दूँ यहाँ पे, जो चीज़ अननोन है पहले लिख दूँ ना यहाँ पे, मतलब हमने निकाल लिया। कितना निकाला ये? 2 माइक्रोफैराड। आपका दिमाग क्या कहता है अब क्या निकालना अच्छा रहेगा? टोटल चार्ज। Q इक्विवेलेंट वर्ड इज फाइन, बट इट ऑल्सो मीन्स द टोटल चार्ज दैट द बैटरी इज एबल टू प्रोवाइड। नहीं समझे मेरी बात आप? समझे? तो बताइए Q कैसे निकालेंगे? टू फाइंड टोटल चार्ज। सर Q इज इक्वल टू, सर CV लगा सकता हूँ, C पूरा और V भी पूरा ले लो। C कितना है पूरा? 2, वोल्टेज कितना है 30, तो टोटल कितना चार्ज मिलने वाला है अपने को बैटरी से? 60 माइक्रोकूलम। तो आई थिंक दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। प्लीज अंडरस्टैंड द सीक्वेंस। दिस इज फर्स्ट थिंग दैट वी कैलकुलेटेड, दिस इज द सेकंड थिंग वी कैलकुलेटेड। बराबर है? चल अब क्या निकालना आपको लग रहा है ईजी रहेगा? कैसे निकालें? C1 times C1 Q/C1 equals to, एक्चुअली कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना जिससे आप बता सकते हो। अच्छे से सर्किट समझो। मैंने ऑलरेडी कुछ कुछ तो बताया हुआ कि पैरेलल में क्या डिवाइड होता है, क्या सेम रहता है, सीरीज में क्या डिवाइड होता है, क्या सेम रहता है। आपने यहाँ से जो चार्ज बाहर भेजा है, ये कितना चार्ज यहाँ से निकला है? 60। तो ये जो 60 माइक्रोकूलम यहाँ पे चार्ज निकला है वो बेसिकली इसके अंदर ऐसा जाएगा 60 माइक्रोकूलम। सीरीज में क्या सेम रहता है? सीरीज में चार्ज सेम रहता है। तो ये जो 60 जा रहा है ना बेटा, ये इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। यानी कि ये जो C1 का जो चार्ज है ना Q1, ये भी 60 रहेगा। ये और ये देखो सेम हो गए, बट हमेशा सेम हो ज़रूरी नहीं है। इस केस में सेम आया, रीज़न समझा कि जो भी चार्ज इस सेल से निकला है वही चार्ज इसको मिलेगा, क्योंकि ये और ये तो पूरा सीरीज में है ना। हाँ, ये चार्ज शायद आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इक्वल डिवाइड होगा ये ज़रूरी, क्योंकि वो C दोनों के अलग अलग, इनफैक्ट अलग अलग ही डिवाइड होगा। चलो एनीवे, ये मिल गया, समझा? पहले ये, फिर ये चीज़ निकाली अपन ने, ओरली निकाला, ये अपने को कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। तुम लोगों को समझ रहा है? चार्ज गया इसको। अब नेक्स्ट क्या चीज़ निकालना प्रीफर करोगे आप? वेरी गुड, क्योंकि यार जब एक लाइन का आपको ये दोनों पता तो ये भी तो मिल ही जाएगा। तो C इज इक्वल टू Q/V, तो V इज Q/C, 60/6 10 वोल्ट। यानी कि किसका, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आने वाला है? 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप। ये एक्चुअली आंसर में नहीं लिखता मैं, चाहिए तो हम लोग नया डायग्राम फिर से बना ले, ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन है, सवाल है, ठीक है। मैं डायग्राम फिर बना लेता हूँ, इधर प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं पूरा। फिर से मैं सवाल बना देता हूँ। ये 30 वोल्ट था, ये 6 माइक्रोफराड था, ये 1 माइक्रोफराड था, ये 2 माइक्रोफराड था। कितना डिसाइड हुआ हमारा? यहाँ पे चार्ज कितना निकलने वाला है यहाँ से? 60 माइक्रोकूलम। तो क्या इधर भी +60 -60 आ जाएगा? और इसको पोटेंशियल कितना निकाला हमने? 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है। बताओ और क्या आगे क्या निकालना ईजी होगा? बोलना। पैरेलल पहले डाल दिया तो भी सीरीज पे हाँ, नहीं फ़र्क पड़ेगा, आंसर चेंज नहीं होगा, बिल्कुल
सो हम जा सकते हैं आगे, पर पहले जो आपके सामने है मुझे उसकी क्लैरिटी लेके लो पहले। Voltage remains same in this parallel. हाँ, उन दोनों में सेम होगा, आपस में सेम होगा, बट वो होगा कितना? 20 वेरी गुड। कैसे पता चला? 10 वोल्ट का ड्रॉप आया हाँ तो 20 हो गया। बिल्कुल सही। ये पूरी बैटरी 10-30 वोल्ट है ना, ये और ये दोनों सीरीज में है। क्या सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है? तो जब 30 में से ये 10 लेके बैठा है तो ये कितना लेके बैठेगा? 20। तो उसका एक 10 एक मिनट पहले इतना हजम हो जाए लोग को। ये जो 30 वोल्ट है, 30 में से इसके पास कितना वोल्टेज है? 10 वोल्ट है। 30 में से 10 ये लेके बैठा, ये सीरीज अरेंजमेंट है ना, ये ऐसा। हाँ ये पैरेलल है, मैं माना, पर इनको हटा के एक बना सकते हो ना ऐसा। हाँ, क्या इन दोनों को मिला के कितना वोल्टेज आना चाहिए? 30 वोल्ट। तो अगर इसके पास 10 वोल्ट है तो इसके पास 20 वोल्ट होना चाहिए ना। और फिर वो दोनों पैरेलल है तो दोनों को 20-20 मिलेगा कि दोनों को 10-10 मिलेगा? वेरी गुड। ऐसा डिवाइड नहीं कर देना है कि सर 2 है दोनों को आधा, नहीं डिवाइड, पोटेंशियल सेम रहता है पैरेलल में। तो यानी कि ये भी मिल गया आपको 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। ये नंबर 5, ये नंबर 6 सीक्वेंस के लिए लिख रहा हूँ कि हमने क्या चीज़ क्या क्या कैसे निकाली। ठीक है, अब आई थिंक अब तो खत्म हो गया सम। Q इज इक्वल टू CV, इसको कितना मिलेगा? 20 माइक्रोकूलम। ये तो मैं बिना ये सॉल्व किए भी बता सकता हूँ। क्यों सर? ये वाला मैं बिना इसके कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? ये 60 आया, ये 60 आया, इसमें से ऊपर वाले को कितना मिल रहा है? +20 -20, तो इसको कितना मिलेगा? क्योंकि चार्ज डिवाइड होता है पैरेलल में। नहीं समझे तुम लोग? वो जो 60 जा रहा है माइक्रोकूलम वाला चार्ज, आपको समझ में आ रहा है ना? मैंने यूनिट नहीं लिखा है, आप समझ गए हो क्या? वो प्लस माइनस का वो चार्ज है, वो 60 जा रहा है, फिर 2 पार्ट में डिवाइड करना है उसको। बात हुई थी ना अपनी कि डिवाइड होगा चार्ज। तो अब मुझे पता चल गया ऊपर वाले का तो 20 है, सो द चार्ज दैट शुड गो टू द बिलो कैपेसिटर शुड बी 40। ऑल्दो आप इससे भी कर सकते हो ना, CV देखो 22 से 40 आ गया। आया सब निकालने को? ये 7वां और ये 8वां आया समझ में सबको? क्लैरिटी है? इससे बाहर का तो कुछ नहीं पूछ पाएगा वो कभी आपको। अभी चैलेंज क्या है सर? ये तो सर्किट सॉल्विंग सीख लिया आपने। चैलेंज ये है कि एग्जाम में सब तो नहीं पूछेंगे, बराबर ना? इट्स नॉट अ सब्जेक्टिव एग्जाम, इट्स एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम, इट्स एन MCQ बेस्ड एग्जाम। दे विल आस्क यू प्रोबेबली जस्ट अ पर्टिकुलर थिंग। आपका मेन एम होगा यार जो गिवन डेटा है उससे जो उसको जो चाहिए उसे जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचा जाए। अभी आप देखोगे आप जो भी सॉल्व कर रहे हो, इट इज हेल्पिंग यू इन फाइंडिंग द नेक्स्ट क्वांटिटी। आप एक निकाल रहे हो तो दूसरे में हेल्प मिल रहा है, दूसरा निकाल रहे हो तीसरे में हेल्प मिल रहा है, सब कुछ ऐसा निकल रहा है ना। बट अगर डायरेक्ट कोई एक चीज़ पूछ ले तो, सीधा ये 5वीं चीज़ आपको पहले पूछ ले तो आप थोड़ी 1 2 3 4 सब निकालने बैठोगे। चैलेंज तो उधर आएगा, पर पहले आप सिर्फ सर्किट का अंडरस्टैंडिंग ले लो कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि भाई मेरे आ तो जाएगा ही। हाँ, अलग अलग लोगों के मेथड अलग अलग होंगे। कोई C = Q/V C1 में लगाएगा, कोई खाली C2 में लगाएगा, कोई पूरे में लगाएगा, कोई करंट डिवाइडर, कोई चार्ज डिवाइडर इक्वेशन पहले लगाएगा, कोई वोल्टेज डिवाइडर पहले लगाएगा। पर इन सबका आंसर सेम और सही आने वाला है। बराबर बोल रहा हूँ मैं इतना? ठीक है। डू यू वांट टू ट्राई कि भाई सर अगर सीधा ये 5वां पूछा होता तो कैसे करेंगे? लेट्स से आपके पास ब्लू कलर है, 5वां निकालना है आपके पास। ये सब कैपेसिटेंस है, ये रहा सम, मस्त प्रॉपर सम, इस पे कुछ नहीं लिखा है मैंने। आई वांट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस, या छोड़ो और भी सीधा 780 कर लेते हैं। फाइंड द चार्ज ऑन दिस, सीधा वही चाहिए। तो सब तो नहीं निकालने, क्या होगा शॉर्टेस्ट मेथड आपके लिए? पहले C इक्विवेलेंट निकाल ही लो, कहने का मतलब। चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा। तो पहला स्टेप C इक्विवेलेंट निकाल ही लिया सबने, फटाफट ओरली। 1 और 2 3, 3 और 6 2, C इक्विवेलेंट निकाल लिया। टोटल चार्ज निकाल लोगे, 60 आ गया। अब वो 60 जो है इसको कितना मिलेगा वो निकालो चार्ज डिवाइडर से। चार्ज और C कैसे रिलेटेड है? तो इसको कितना मिलेगा याद है? वो C3 मतलब दिस कैपेसिटर अपॉन टोटल, मतलब कितना चार्ज आ रहा था टोटल इसके पास? 60। 60 का 2/3, 2 अपॉन टोटल 2/3 ऑफ 60 बोलो। 2/3 ऑफ 60 आ गया ना? तो करने में तो फिर भी मुझे लगता है मैंने 1 तो निकाला ही सबके सामने, मैंने 2 भी निकाला, और 2 के बाद मैं डायरेक्ट 8 निकाल पाया, या 7 फॉर दैट मैटर। नहीं समझे मेरी बात आप? सीधा इसका वोल्टेज कैसे निकालोगे बताओ? V2 कैसे निकालोगे जल्दी? 30 वोल्ट। ये पहले कर लो, कुछ मत करो। वो इस बार सीक्रेट मत निकालना, जरूरत नहीं है। ये देखो, ये कर सकते हो पहला स्टेप।
अब क्या दो को वोल्टेज डिवाइड नहीं करना है? V2 चाहिए आपको सिर्फ। V और C कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली रिलेटेड है, यानी कि इसका वोल्टेज चाहिए मुझे तो 6/9। कोई बताएगा 6/9 ऑफ 30 कितना होगा? 6/9 ऑफ 30 2/3 ऑफ 30 20 आया ना डायरेक्ट? आया समझ में आपको मेरी बात कि सर्किट सॉल्विंग का मतलब क्या है? क्लियर है आपको पूरा ये सम अच्छे से? डन है। अभी क्योंकि तुमने एनर्जी का भी बता दिया मैंने, तो क्या मैं एनर्जीज भी पूछ सकता हूँ आपसे? बना दूँ एक और टेबल, हो जाए। एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। फॉर्मूला क्या लगाओगे? तीन फॉर्मूलाज आपके पास, हाफ CV² Q² /2C और हाफ QV। ऐसे तो अभी आपके पास तीनों चीज है, तो आपके पास तो फुल लग्जरी है। पर ऐसा सोचो रेड कलर वाले नहीं पता होते तो क्या करते? मेन एम तो वो होगा, रेड कलर वाले का बिना यूज किए ही करने का ट्राई करना है। हाँ, रेड का यूज शायद करना पड़े तो आपको पता होना चाहिए हमें को रेड यूज करना पड़ा। मेरी कुछ भी बात समझ में आ रही है तुम लोग को? सही लग रहा है एकदम सब कुछ? अच्छे से समझ में आया तो इलेक्ट्रिसिटी में भी उतना ही मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मतलब बढ़ते क्या, ये करते हैं खत्म। चलो, पूरे का हाफ CV² निकालना बेटर है, मतलब क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम पहले C तो निकाल ही रहे थे, तो क्या ये आपका C और ये आपका V तो है, तो हाफ CV² कितना आ रहा है बताओ जल्दी? हाफ इंटू C, मैं लिखूँ क्या? टोटल एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी स्टोर्ड। हाँ, कैसे निकालोगे टोटल एनर्जी स्टोर्ड के लिए? अरे ये गलत जगह, यहाँ से नहीं उठाना था। हाफ CV², पूरा C पूरा V ना, पूरा C है 2, पूरा V है 30 का स्क्वायर, कितना आ गया? 900 माइक्रोजूल, मत भूलना यूनिट, बराबर। तो इधर मैंने आंसर कितना लिख दिया, रेड कलर में लिखेंगे 900 माइक्रोजूल, 900 माइक्रोजूल। ठीक है, हाँ। और किसका एनर्जी निकालना इजी पड़ेगा? आई थिंक हम लोगों ने ये चार्ज भी जल्दी निकाल लिया ना, जो भी चार्ज यहाँ से टोटल निकला वो इसको मिलेगा, तो इसके ऊपर Q² /2C यूज करूँ, चार्ज तो पता ही है ना इसका। किसका? C2 एनर्जी इसका जल्दी निकलेगा, क्यों? हाँ, बट ये वोल्टेज पहले निकालना पड़ेगा फिर तुझे, वो ध्यान रखना बस। ऐसे तो अरे अभी तो सब निकलेगा, हाफ CV² से तो सब निकलेगा, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। आर एम इसके ब्लू कलर से करना है खाली, और सिर्फ ब्लू कलर से तो होगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला में दो चीज़ें तो चाहिए ना, CV² Q² /2C, दो चीज़ें तो चाहिए ना एट अ टाइम। तो ये तो पता है हमें, ये हमारा ये सिर्फ ब्लू से नहीं होगा। तो आपको देखना है कि ये जल्दी क्या निकालना है फिर रेड कलर का, वो सवाल है मेन। किसका एनर्जी निकाल रहे हैं अभी अपन? एक एक करके लाइन वाइज ही निकाले। एनर्जी ऑफ C1, एनर्जी स्टोर्ड इन C1। क्या फॉर्मूला प्रीफर करोगे बताओ यूज करना? Q²/2C। चार्ज कितना है उस वन वाले पे, कितना चार्ज आया? 60 ना, तो 60²/2 इंटू C कितना है उसका? 6, तो 3600/6, तो ये 600/2, हाँ 300 माइक्रो जूल। तो इधर कितना आ गया? इस वाले पे कितना लिखूं? 300 माइक्रो जूल। और बताओ अब तो यार कर ले सब ऐसे ही फटाफट, हाफ CV² से ही। तो C2 का क्या होता है, कितना? हाफ CV², 20² इज 400/2, हाँ सॉरी, हाफ CV² इधर ना, 400/2 यानी कि 200 माइक्रो जूल। क्या ओनली बता सकते हो, अगर टोटल 900 है और ये 500 लेके बैठा है तो इधर 400 ही आएगा। हाफ CV² से भी कर सकते हो ना, 400 माइक्रो जूल। अच्छे से सब कुछ कर लो यार,
समझ में आया? इसके बाहर कोई कुछ नहीं पूछ सकता आपसे। क्यू सी वी एनर्जी, बस हो गया। ठीक है, बहुत जेई लेवल पे जाए ना तो ऐसा करते हैं वो लोग कि किसी एक कैपेसिटर में वो डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, किसी एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भर देंगे पूरा, और चेंज हो जाएगा पूरा सर्किट। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डालने पे क्या होता है, सी को वो के टाइम्स बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ पे मैं डाइलेक्ट्रिक डाल दूँ 2 का डायरेक्ट डाल, ध्यान से सुनो, 2 का डाल दो तो ये कितने का हो जाएगा, 2 का। तो ये देखो 2 2 1 1 और 6 7 पूरा। जब ये ओरिजिनल 1 नंबर ही चेंज हो गया तो सब चेंज हो गया ना, समझा? वो आपसे किसी भी दो का रेशियो पूछ सकता है। फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन C1 टू C3, सिर्फ ब्लू कलर को देख के बता सकते हो आप। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन C1 एंड C3, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन C1 एंड C3। सिर्फ एक स्टेप लगेगा या मात्र 2 स्टेप। एनर्जी स्टोर्ड, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन C1 एंड C3, क्योंकि रेशियो में तो कुछ तो कट जाता है। C1 और, अरे इधर देख के जवाब नहीं चाहिए मेरे को। एनर्जी स्टोर्ड इन C1 एंड C3, अगर सिर्फ ब्लू कलर के पता हो डेटा, सीधा यही ले लिए हैं सर, खत्म करो। देखो क्या करोगे मालूम है, पहले तो उसको ऐसा कन्वर्ट कर लो, सही है? ये कर लिया कन्वर्ट आपने। अभी ये तो 1 और 2 को 3 बना दिया ना उधर। एक मिनट सोचो तो मेरे को भी, अगर हाफ सी वी स्क्वायर लगाते हो रेशियो में तो सी सी तो पता है, बट वी वी फिर पता करना पड़ जाएगा ना आपको। क्यू स्क्वायर बाई 2c यूज करने जाओ तो क्यू क्यू पता होना चाहिए, निकालना पड़ेगा। वो तो निकालना ही पड़ेगा ना, v इजी पड़ेगा तो हाफ सी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c, मतलब चार्ज डिवाइडर इक्वेशन तक तो जाना ही पड़ेगा फिर भी, कि आप चार्ज यहाँ पे निकाल लो। अच्छा नहीं, ज़रूरी नहीं, आप मान लो कि इधर Q है, निकालो ही मत, मान लो कि इधर Q है, तो क्या सीधा डिवाइड कर लोगे, Q विल बी डिवाइडेड इन दिस 2/3। तो इसका चार्ज कितना लिया आपने, Q, इसका कितना मिला 2Q/3। अब लगा दो Q स्क्वायर बाई 2c। अरे चार्ज डिवाइडर बेटा 2/3। नहीं समझे मेरी बात? कुछ जरूरत पड़ा इस बैटरी का, समझे? इनका रेशियो बताइए तो बहुत इजी है। एनर्जी स्टोर्ड इन दिस, इस दोनों का रेशियो बताओ। 1:2। एब्सोल्युटली राइट, हाफ सी वी इसका दोनों का वी तो सेम है। समझ में आ रही है आपको? नहीं समझा? इनका एनर्जी का रेशियो पूछे तो हाफ सी वी स्क्वायर लगाओ, क्योंकि वी दोनों का, तो खाली सी सी का रेशियो ना हो गया। आ रही है कुछ कुछ मेरी बात समझ में आपको? मतलब रेशियो निकालना है सीरीज में क्यू का, क्यू स्क्वायर बाई 2c जाएगा। अगर दोनों सीरीज में है तो क्यू स्क्वायर बाई 2c बेटर भी, दोनों का क्यू सेम है। और अगर भले ही आगे जाके डिवाइड भी हो रहा है तो चार्ज डिवाइड तो लगा ही सकते हो आप, ठीक है ना? तो ये सब के बारे में तो प्रैक्टिस से ही आएगा हम लोग को, बराबर है? सही बात है इतना मस्त, इसको अच्छे से लिख लो। आज आधा घंटा लेट आने वालों को मैं 2 घंटा लेट बैठा। हो गया? एक ये देखना, व्हीटस्टोन अरेंजमेंट या व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी है, वहां पे तो प्रॉपर डेरिवेशन के नाम पे है, यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट ही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, इधर ध्यान से देखना, देख लो पहले।
कुछ इस तरीके से ये दिखता है. हाउ मेनी कैपेसिटर्स कैन यू सी? 5 कैपेसिटर्स, बराबर है. ये व्हीटस्टोन ब्रिज है. व्हीटस्टोन एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके रिस्पेक्ट में. एक बैटरी यहाँ पे दी हुई है, चार्ज फ्लो होना चालू करेगा, बैटरी चार्ज दे देगा, एक चार्ज यहाँ से आएगा, बराबर. लेट्स से Q चार्ज आया. हाउ मेनी वेज दिस चार्ज हैव टू गो फ्रॉम दिस जंक्शन ऑनवर्ड्स? 2. थोड़ा इधर से जाएगा, थोड़ा सा इधर से जाएगा. लेट मी नेम देम C1, C2, C3, C4 एंड C5. सो जब चार्ज आता है तो इट हैज़ 2 पाथ्स, C1 पे जाए या थोड़ा सा C4 पे जाए, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा. ये दोनों रास्ते जब आगे जाते हैं तो दे गेट 2 मोर जंक्शन. इसको भी एक जंक्शन मिलता है और इसको भी एक जंक्शन मिलता है. Let x and y be those point and the corresponding potentials at that point be Vx and Vy. Let it be Vx and Vy. इधर ध्यान देंगे. जब चार्ज यहाँ पे पहुंच जाएगा तब उसके पास कितने और पॉसिबल पाथ है? 2. क्या ये 2 पाथ है? ऐसा थोड़ा ऊपर से, थोड़ा ऐसा बीच में से. और वैसे ही जो यहाँ पे पहुंच जाएगा इसके पास भी 2 पाथ है, थोड़ा ऊपर से, थोड़ा इधर से. क्या मेरी बात कुछ समझ में आई आपको? इतनी पहले नहीं समझ में आया? ठीक है ना. अब दोनों की तो नहीं सुन सकते. जो भी चार्ज यहाँ पे आएगा थोड़ा ऊपर से आएगा, थोड़ा बीच में से जाएगा, और जो चार्ज यहाँ पे आएगा थोड़ा इधर से जाएगा, थोड़ा इधर से जाएगा. दोनों की तो नहीं सुन सकते ना आप. तो या तो किसी एक की सुनो, मतलब या तो ये जीत जाए या तो ये जीत जाए, या तो दोनों की मत सुनो. दोनों को मत जाने दो चार्ज को बीच में से. ये 3 पॉसिबल केसेस हैं हमारे पास. लेट्स सी द फ्लो ऑफ द चार्जेस. ये ऐसा आया, फिर इधर से ये वाला, इधर से 2 स्प्लिट किया, ये इधर आ गया, और फिर ये दोनों मिलके ऐसा चले गए. समझा क्या? लेट्स से ये वाले के हिसाब से चलते हैं. ऐसा आया, लेट्स से ये स्प्लिट हो गया, तो ये ऐसा 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा ऐसा, और ये चार्ज ऐसा मिलके इधर चले जाएंगे, राइट. या फिर जाने ही नहीं दे रहा ये ब्रिज किसी को, और ऐसे ही सीधे. समझा? हम लोग को तीसरा वाला ही पढ़ना है. हमको तीसरा वाला ही मेजरली पढ़ना है. पहले 2 में से कुछ आ गया तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा. हम लोग को पढ़ना है बैलेंस कंडीशन. बैलेंस कंडीशन ध्यान से सुनेंगे. अगर इसमें से चार्ज फ्लो हो ही नहीं रहा है, चार्ज डजन थ्रू C5, तब उसको बैलेंस बोलेंगे हम लोग. जब इसमें से चार्ज पास हो ही नहीं, इन सच अ केस C5 इज कॉल्ड एज रिडंडेंट. C5 इज रिडंडेंट, मतलब उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं जो चार्ज फ्लो करवाए. इसका मतलब तो ये भी निकला सर कि पोटेंशियल जो भी x पे है वही y पे भी है. देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके? C5 इज, बता सकता है कोई? क्या लिखूं? 0. समझे क्या? कि C5 के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं. मेरी कोई बात समझी क्या? और क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है, या और कौन सी चीज साइमल्टेनियसली आप बोल सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C5 इज 0. ये भी बात सही है, ये भी बात सही है. और इनका जो रेशियो होगा ना, लेफ्ट वाले कैपेसिटर्स का रेशियो C1 अपॉन C4, और राइट कौन है? C2 अपॉन C3, ये भी इक्वल होना कंपलसरी है. अगर ये रेशियो इक्वल हुआ तो ये बैलेंस कंडीशन बोला जाता है, या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाएगा. ये मैंने 3 चीज़ें लिखी हुई हैं. ऐसा मत सोचना कि सर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही बैलेंस बोलेंगे. अरे एक्चुअली कोई एक भी सेटिस्फाई हुई ना तो इट इज़ अंडरस्टूड कि बाकी दोनों भी हो ही रही होंगी. मेरी बात समझ में आई आपको? यानी कि सर 3 में से मुझे कोई एक भी दिख गया तो मैं बोल सकता हूँ बैलेंस है. हाँ, अगर आप नॉर्मली तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलेगा, क्योंकि आपको दे देंगे ना वैल्यू सारी, और आपको देख के बताना है कि ये बैलेंस है कि नहीं है. और अगर ये बैलेंस है, मतलब ये हो गया, तो आप ये दोनों का भी यूज़ कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि सर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस
0 है, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, इसके अक्रॉस इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है कि चार्ज फ्लो करे। इसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी में प्रूव करना रहेगा एज अ डेरिवेशन, इसके अंदर मैं खाली आपको मेंशन कर रहा हूँ। ओके, स्टोरी अच्छे से समझ में आई है क्या पहले ऑफ द सर्किट, कि व्हेन द चार्ज गोज इट हैज 2 पाथ्स, उन दोनों रास्तों को आगे जाके फिर और 2 रास्ते मिलते हैं। जब चार्ज सर्किट में एंटर करता है उसके पास कितने रास्ते होते हैं, 2, वो दोनों रास्तों को आगे जाके भी और 2 रास्ते मिलते हैं, उन 2 रास्तों में से एक रास्ता दोनों में कॉमन होता है, और उन दोनों के दूसरे रास्ते दोनों डेस्टिनेशन पे जाके मिलते हैं। स्टोरी समझ में आ रही है? बिकॉज वायर्स को टेढ़ा मेढ़ा करने को उनको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। दिखाता हूं मैं अभी। ये इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा अगर ये तीनों सी 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 हैं तो C/3 बराबर है। ये इस पे भी हमारी बात हुई थी शायद से, ये वाली। ये तीनों कैसे हो गए अभी, पैरेलल हो गए, बराबर है। A B A B, ये और ये सेम है। कैन यू आइडेंटिफाई कौन C1 है, कौन C2 है, कौन C3 है, कौन C4 है, कौन C5 है? एक लाइन में फर्स्ट C1। फर्स्ट मतलब ये वाला, वो C1 है। 4 है, ऊपर वाला C1 ये वाला लेफ्ट से फर्स्ट जो है C4 है, बीच वाला C5 है, ये साइड वाला C2 है, नीचे वाला C3। शी इज राइट। अंदर जाते ही कितने रास्ते, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर वाला C1 और नीचे वाला C4, ये समझा पहले। ये दोनों जाएंगे, x और y किधर लिखूं, इधर जो x और y लिखा है, यहाँ पे क्या लिखूं, और यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर वाला जाके x पे जा रहा है ना, x और y के बीच में C5। ये रास्ते का जो आगे एक रास्ता जा रहा है ये C2 और ये नीचे वाला C3। आया समझ में? तो देख लो, वायर्स उल्टे सीधे कर दिए, बट है अभी भी ये व्हीटस्टोन ही। स्टोरी याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंदर जाके 2 रास्ते, उन दोनों के पास और 2 रास्ते, उन 2 रास्तों में से एक रास्ता कॉमन, और फिर वो बाकी 2 रास्ते एक जगह पे मिले लास्ट में। ठीक है, इतना। एक और देता हूँ मैं। पांच कैपेसिटर है अभी भी, C1 C2 C3 C4 C5। C5 की तरह बता दो पहले। ये लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले ए से अंदर घुसो अच्छे से। C1 और ये वाला C, ये वाला कैसे बताएगा तू मुझे? नीचे वाला ऐसा। अरे फिर ऐसा वाला, अच्छा तेरे को देखना पड़ेगा मुझे। ये एंटर हुए, एक ऊपर का रास्ता एक नीचे का रास्ता, तो ये आपका C1, नीचे वाला C4, इनके बीच में कॉमन रास्ता C5, ये C1 आगे जाके C2, और ये जो C4 से गया ये आगे जाके C3, ये भी C इक्विवेलेंट, ये भी व्हीटस्टोन है। बैलेंस है कि नहीं वो तो वैल्यूज़ के बाद पता चलेगा, मोस्टली तो बैलेंस ही आएगा। अच्छा, C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे बैलेंस कंडीशन में? C इक्विवेलेंट निकालोगे कैसे बैलेंस कंडीशन में? वो ऊपर के 2 सीरीज, नीचे के 2 सीरीज और पैरेलल। तो वोल्टेज करेक्ट। टू फाइंड C इक्विवेलेंट आप सिंपली ऐसा ले सकते हो ना, बीच का तो किसी काम का नहीं है ना, C1 C2 C3 और C4, ऊपर के C1 C2 सीरीज में, नीचे के C2 नीचे के C3 C4 सीरीज में, और ऊपर और नीचे का आंसर पैरेलल में ले सकते हो। इंफिनिटी हो जाएगा। C5 रिडंडेंट है, लेना ही नहीं है, सर्किट में वो बिलोंग ही नहीं करता। मतलब वो वायर हो कि नहीं हो उससे सर्किट को कोई मतलब नहीं है, आप वो निकाल भी ले सकते हो पूरा, कोई इशू नहीं है, उधर करंट चार्ज फ्लो हो ही नहीं रहा उसमें से। ठीक है इतना? हाँ, ये हो गया। ऐसे बहुत सारे आते रहेंगे बीच बीच में, आप ट्राई करते रहेंगे अपन।
आया समझ में? व्हीटस्टोन के बारे में पूरा नॉलेज क्लियर है आप लोगों को? उसके पीछे मुझे रिडंडेंट सिखाने को मिला, वो समझ में आया आपको? तो रिडंडेंट वाले को सी इक्विवेलेंट के कैलकुलेशन में लेना ही मत। रिडंडेंट आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? अगर व्हीटस्टोन है तब तो ये रहा। और क्या है कि अगर ये कंडीशन कहीं पे मिले ना कि एक कैपेसिटर को ऐसा मिले आपको जिसके राइट और लेफ्ट पे पोटेंशियल सेम हो, तो वो कैपेसिटर निकाल सकते हो आप। सर सेम पोटेंशियल है कैसे पता करूं? मैंने आपको वो सिखाया पॉइंट पोटेंशियल लिखने के लिए। पॉइंट्स पे पोटेंशियल लिखना वो भी एक तरीका अच्छा है। आप लिखते जाओ उसको ए बी ए बी बी ए बी ए जो भी है, ऐसे लिखते जाओ और आपका काम हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आई है? इतनी क्लियर है? ठीक है। सर्किट्स में सिमेट्रिक भी होता है, फॉल्स जंक्शन भी होता है, उसका भी एक एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। फिलहाल थोड़ा सिंपल सर्किट सॉल्विंग ही कर लेता हूँ जो लास्ट टाइम नहीं कर पाया था मैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। मुझे इसका नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे 2C 3C ऐसा ले रहा हूँ। दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R। फाइंड द C इक्विवेलेंट अक्रॉस PQ एंड फाइंड द C इक्विवेलेंट अक्रॉस QR एंड फाइंड द रेशियो। चलो इधर ध्यान देंगे। स्टार्ट करूं मैं? चलो, C इक्विवेलेंट अक्रॉस किधर? PQ। मतलब आपको P को अपना एंट्रेंस और Q को अपना एग्जिट मानना है। कभी कभी सर्किट में एंट्रेंस एग्जिट आपके हाथ में नहीं होता, वो जैसा बोले वैसा करना पड़ता है। जैसे इसके अंदर P और Q लिखा है ना मैंने, सो यू कैन टेक द P एज एंट्रेंस एंड Q एज एग्जिट। तो जब कोई चार्ज P से एंटर करेगा तो Q तक जाने के कितने रास्ते हैं उसके पास? एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला। तो इसीलिए C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा PQ वाले का? C PQ कैसे निकालोगे आप? क्या बोल सकता हूं उसके लिए C और 2C दोनों? ये C और 2C कैसे होंगे? अरे रे रे, सीरीज। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 2C/3 आता है कैलकुलेशन फटाफट करने को? 2C/3 अरे रुक जा, हमेशा एक लेवल आगे ही चला जाता है। तो ये समझा सबको कैलकुलेशन? C1 C2/C1 + C2, 2 × 1 2, 2 + 1 3, बराबर है? अभिषेक सही है सब? हाँ, तो 2C/3 आ गया। और नीचे क्या है? 3C। तो 2C/3 और 3C ऐड करेंगे, 11/3 3 3 9 नहीं, हाँ 11C/3। ये आपको क्या है? सिर्फ CPQ आया है, समझे क्या? कौन मुझे अभी CQR बता सकता है? अरे रे रुक जा। एंट्री कहाँ से? 11C/4 चार्ज Q एंटर कहाँ से करेगा? Q से एंटर करेगा यहाँ से ऐसा, और एग्जिट R से। तो कौन सीरीज है, कौन पैरेलल है? 3C और ये C सीरीज में है, और उसके साथ 2C पैरेलल में। मेरी बात कुछ समझ में आई आपको? 3C और C सीरीज में, उसके साथ 2C पैरेलल में। तो बताओगे 3C और C कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3C/4। तो आंसर हो जाएगा 3C/4 + 2C। कितना आएगा? 11C/4। अब आप डिवाइड तो कर ही सकते हैं दोनों को, बराबर ना? छोड़ रहा हूँ आपके पास। आया समझ में आपको सब लोग को? ये सब सर्किट सॉल्विंग के रिलेटेड ही है ये भी। ओके, चल इसको अच्छे से लिख लो सब कुछ। तो सॉल्व एग्जाम्पल स्टार्ट कर सकते हो ऐसे तो बुक्स का, अपने मॉड्यूल का मतलब। ये सब हो गया लिख के? क्या बाकी है? लास्ट साइड। थर्मो का डीसीटी लग रहा है। थैंक यू। एक क्यूब वाला देखो, ये भी अच्छा मस्त है ये। इसमें सिमेट्री भी कवर हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे, क्यूब
ठीक है, एक क्यूब में कितने एजेस होते हैं? शानदार, तो 12 कैपेसिटर भी ले लो। हैं? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए ना? ठीक है, इतना। कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स आप ले दो तो कितने यूनिक पॉइंट्स कितने यूनिक कॉम्बिनेशन ले सकते हो आप? यूनिक। इफ यू टेक एनी 2 पॉइंट्स आउट ऑफ द, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन अ क्यूब? 8. Take any random 2 points and that arrangement should be unique. How many unique arrangement of 2 points can you find? आप रैंडमली कोई भी 2 पॉइंट चूज कीजिए कॉर्नर। ये सर देखो, ये 2 पॉइंट। ऐसे तो आप कितने पेयर्स बना सकते हो जो यूनिक हो? अच्छा, कौन से? एक ऐसा, एक ये दोनों, हाँ, और फिर ये डायगोनल, फेस ये वाला। ओके, नहीं, फेस के अलावा फेस ही तो है बेटा ये। वो डायगोनल नहीं है ना, तो- साइड वाला वो एक जैसा ही होता अरे भाई, ये है साइड और ये है साइड, ये फेस है ना? तुझे कौन सा चाहिए? सब ये वाला चाहिए? है। अच्छा ओके, सेम ही तो है, आपने ये पॉइंट पूछा कुछ भी कर ले, तेरी इच्छा। हाँ, ठीक है, ये रखो बस। आइए ऐसा करते हैं, एक और ये 2, और वो ये वाले फेस पे वो साइड बॉडी डायगोनल। एक बॉडी और एक ये वाला। इधर किधर? ये वाला? हाँ, पर ये भी तो फेस ही है, दूसरा फेस है मतलब यूनिक। तो 3 तीन ही है। देर आर 3 कॉम्बिनेशंस ओनली, डोंट वरी। नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन वो है भी नहीं फिजिक्स का, अभी है फिजिक्स। तो मैं आपको सी इक्विवेलेंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पूछ सकता हूँ, जिसको बोलेंगे एज। मैं आपको सी इक्विवेलेंट इसके बीच में पूछ सकता हूँ जो होगा फेस डायगोनल, और मैं आपको सी इक्विवेलेंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी पूछ सकता हूँ जो होगा बॉडी डायगोनल। बाकी और कोई यूनिक पेयर आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों लोगे तो भी एज हो गया, ये वाले लोगे तो फेस हो गया। समझ रहे हो आप? ये भी हम क्यूब के जैसा शेप में है रूम लगभग, ठीक है ना? तो ये एज हो गया, ये फेस हो गया, और वो बॉडी डायगोनल वैसा पूरा। देयर आर 3 पेयर्स ओनली। ध्यान दो यहाँ पे, कोई एक पेयर के लिए मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, बाकी 2 का हम लोग ओरली ले लेंगे, मतलब बिना डिराइव किए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से इफ आई चूज ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। बाकी सब पॉइंट्स को मैं कुछ नाम रख देता हूँ। लेट्स से पी क्यू आर एस टी यू हो गया ना? ए एस टी यू, और हाँ 8 पॉइंट्स हो गए। मुझे ए और बी के अक्रॉस निकालना है, इक्विवेलेंट सिमेट्रिक है। ए से एग्जिट कहाँ से है, एंट्री कहाँ से है? समझो चार्ज क्यू लिया अपन ने, और एग्जिट बी से। क्या चार्ज क्यू अगर एंटर करवाया है तो क्यू एग्जिट भी करेगा? चलो, अंदर जाके कितने रास्ते हैं? व्हाट इज द स्टोरी? वेरी गुड। 3 आइडेंटिकल रास्ते हैं कि 3 अलग अलग रास्ते हैं? बहुत बढ़िया। तीनों जो रास्ते लोगे ना आप, वो तीनों आइडेंटिकल ही होंगे, डेस्टिनेशन जो है उसके हिसाब से। आप ये रास्ते से भी देखोगे तो ऐसे, इसके बाद कोई एक रास्ता पकड़ो, उसके बाद कितने रास्ते हैं इसके पास? 2 रास्ते हो गए। यहाँ पे फिर और कोई एक रास्ता आ रहा है, वो दोनों मिलके फिर से एक बन रहे हैं। यहाँ पे कितने रास्ते मिल रहे हैं? 3। तो ये देखो एकदम उल्टा भी स्ट्रक्चर है, उल्टा भी जाओगे तब भी सेम ही आएगा आंसर, फ्लो ऑफ चार्जेस के हिसाब से। आर यू विथ मी? ठीक। सो 3 आइडेंटिकल रास्ते हैं, तो इट वुड बी बेटर इफ आई टेक 3Q, चलेगा? या फिर और भी अच्छा बेटर आइडिया है वैसे तो, बट अभी रहने देते 3Q। तो कितने कितने चार्जेस हो जाएंगे तीनों में? Q। अगर मैं Q लेता तो कितने होते? Q/3, Q/3 और Q/3। ये Q/3 दे जाके कितने रास्तों में डिवाइड हुआ? तो Q/6, Q/6। समझा आपको? सिमिलरली कोई भी और रास्ता पकड़ो, इधर भी Q/6, इधर भी Q/6, ये भी जो Q/3 जाएगा ये भी Q/6, Q/6। क्या इधर से जो Q/6 आ रहा है और इधर से जो Q/6 आ रहा है मिलके कितने हो जाएंगे? तो मिलके वापस भी आ गए ना। फ्लो समझा? पहले Q कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 3। और फिर वो हर एक चार्ज और कितने कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 2। तो कितने हो गए टोटल? 6 हो गए ना। वो 6 में से फिर 2-2 करके वापस मिले तो कितने हो गए? पहले Q चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, Q/3, Q/3, Q/3। ये Q/3 फिर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, Q/6, Q/6। कितने Q/6 हो गए? 6।
6 हो गए, वो 6 में से फिर 2 2 करके फिर मिले तो कितने हो गए? Q/3 Q/3 Q/3, फिर वो तीनों फिर मिले Q हो गए। आया समझ में क्या हुआ? फ्लो ऑफ चार्ज समझ में आ रहा है पहले सब लोग को? ठीक। पॉइंट पोटेंशियल मेथड A और ये B, ये तीन जो पॉइंट है ना S, U और Q, ये तीनों एकदम आइडेंटिकल पॉइंट्स है। स्ट्रक्चर इतना सिमेट्रिक है कि यहां से जो चार्ज डिवाइड हो रहा है Q/3 Q/3 Q/3, इसकी वजह से क्या पोटेंशियल भी S पे, U पे और Q पे सेम आएगा। S पे, U पे और Q पे ये सेम पोटेंशियल्स है। कि हाउ मेनी कैपेसिटीज आर देयर बिटवीन A एंड S? एक। A और U 1, A और Q 1। ये तीनों आपस में कैसा बिहेवियर है? सीरीज है क्या पैरेलल है? तीनों तीनों पैरेलल है। 1 2 3। क्या मेरी बात समझे आप क्या? सो यू कैन सी 3 कैपेसिटीज है ना, ये और ये वाला, ये तीनों एक्चुअली पैरेलल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कितने कैपेसिटर हो गए? और दो दो, हर रास्ता 2 2 वजह डिवाइड हो रहा है ना, वो कौन से पॉइंट्स हैं? S, U और Q ना। हाँ, अब कितने पॉइंट्स हैं? P, R, T। यहाँ पे P, P, R, T। क्या ये P, R और T भी तो यहाँ पे 3 कैपेसिटी लेके बैठे हैं ना आगे? 1 2 और 3। क्या ये समझा पहले? ये और ये सेम है। इसके बीच में कितने बनाओ? सीरीज में 3 कोई सीरीज में नहीं है, सब पैरेलल ही है। 2 3 जैसे कि देखो S, सॉरी ये दे पकड़ो, Q और P के बीच में एक है, Q और R के बीच में भी एक है। आया दोनों? सिमिलरली S और R के बीच में एक है, और S और T के बीच में एक है। फिर और कौन सा बचता है? Q देख लिया, S देख लिया, यहाँ पे U भी है ना, U और P के बीच में एक है और एक और है। ये सब है। ठीक है, नॉर्मली सभी बच्चे इसका रिजल्ट बहुत अच्छे से याद रख लेते हैं क्योंकि बहुत ईजी है याद रखना। सर्किट सॉल्विंग भले ही कुछ कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है कि अगर आए तो बच्चे को अच्छा है। ठीक है ना? यहां से अगर ये तुम्हें सर्किट दे दो तब तो सॉल्व कर लोगे। सब सी हैं। ये कितने हो जाएंगे? ये कितने? ये कितने? 3C 6C 3C। सीरीज में सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 6/4 ऐसे करेंगे ना। एलसीएम के लिए 6 बनाएंगे तो 2 + 1 + 2 नीचे 6C कितना आ जाएगा? 5/6C। तो C इक्वल कितना आया फाइनली? दिस इज द आंसर फॉर बॉडी डायगोनल। बराबर है? जेई एडवांस के लिए सोच रहे हो तो बाकी दोनों भी खुद से ट्राई कर सकते हो बाद में। ठीक है, नहीं तो रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना ही है कंपलसरी सबको। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे EFB। E मतलब एज, F मतलब फेस और B मतलब बॉडी डायगोनल। ठीक है, ऑलरेडी बॉडी का आंसर तो अपने पास है ना, अब मुझे बराबर याद आना चाहिए। ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। वन 2 3 4 5 6 7 C। वैसे डायरेक्ट याद रख सकते हो आप सारे, बाकी तो डिराइव करने की ज़रूरत हम लोग को नहीं है। ठीक है, एडवांस वालों को करने की ज़रूरत है डेफिनेटली। ट्राई F वाला। ये फेस मतलब कोई एक पॉइंट ले लो मुझे, जैसे कि इसका ये एग्जांपल क्या हो जाएगा? C अक्रॉस A एंड B, राइट? इसका ये एग्जांपल ले लो। फेस मतलब कौन सा? A और R। आपने क्या बोला? A और यहाँ पे कोई बताओ, एज का बताओ कोई? A और
आया समझ में आप लोग को? कोई भी रैंडमली 2 पॉइंट्स बोलना चाहता है? ये मैं पूछूं, एस और टी के लिए क्या यूज करोगे? बराबर है। एक क्लास पूछता हूँ, क्यू और यू के लिए, क्यू और यू के लिए समझा कैसे यूज करना है इसका? नहीं समझा? समझा? तुझे पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक, ठीक है। तो सर्किट सॉल्विंग तो चलता रहेगा, मैं और सर्किट्स का नहीं ले रहा, हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स और एक्सरसाइज सॉल्व करते करते भी और ले लेंगे हाथ में, ठीक है। एक प्लेट वर्जन वाला कर लेते हैं हम लोग। प्लेट वर्जन ऑफ कैपेसिटर, और उसकी जो 2-3 सॉल्व एग्जांपल है वो अभी क्लास में करते हुए जाते हैं, बराबर। चलो इधर ध्यान देंगे अभी थोड़ा सा। एक कैपेसिटर को कितने प्लेट्स खर्च होते हैं? हाउ मेनी प्लेट्स कैन यू सी इन अ सिंगल कैपेसिटर? 2 प्लेट्स, फेयर है एकदम। और अगर 2 कैपेसिटर लेते हैं तो टोटल 4 प्लेट्स कमिंग आउट टू बी 2 कैपेसिटर। इसको उन्होंने बोला कि ऐसा भी कर सकते हो आप। This also gives the same result. This arrangement of real in practically this arrangement will also will be equivalent to this only. तो ये अरेंजमेंट में कितने प्लेट्स खर्च हुए? तो यहाँ पे 3 प्लेट्स यूज हो रहे हैं। तो कितने प्लेट्स बचाए आपने? अगर आप 3 कैपेसिटर लेते तो कितने प्लेट्स यूज होंगे कन्वेंशनल मेथड में? 6। बट प्रैक्टिकल मेथड में कितने यूज होंगे? 4। सिर्फ 4, क्योंकि आप 4 ऐसे आजू बाजू लगा दो तो बीच में 3 गैप्स हो जाएंगे ना, तो 3 कैपेसिटर बन गए। तो कितने प्लेट्स बचाए उस केस में आपने? 2 प्लेट्स बचाए। लेट्स से देयर आर n कैपेसिटर्स, तो हाउ मेनी प्लेट्स विल बी यूज फॉर n कैपेसिटर? नंबर ऑफ प्लेट्स यूज्ड इन कन्वेंशनल सर्किट। यस, कितना हो जाएंगे प्लेट्स? एक कैपेसिटर को 2 प्लेट यूज होते हैं, 2 कैपेसिटर को 4 प्लेट यूज होते हैं, 3 को 6 यूज होते हैं, तो n को 2n। एंड नंबर ऑफ प्लेट्स यूज्ड इन प्लेट वर्जन, प्लेट वर्जन में कितने यूज होंगे? एक कैपेसिटर के लिए 2 प्लेट, 2 कैपेसिटर के लिए 3 प्लेट, 3 कैपेसिटर के लिए 4 प्लेट, तो n कैपेसिटर के लिए सिर्फ n+1 प्लेट, सिर्फ एक ज़्यादा चाहिए आपको। एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर कितना यूज हुआ? 3। एक ज़्यादा यूज हुआ ना, और 3 के लिए कितना यूज होगा? एक ज़्यादा, तो वैसे n के लिए एक ज़्यादा, समझे आप। नंबर ऑफ प्लेट्स सेव्ड, कितने प्लेट सेव किया आपने? तो इतने प्लेट्स की बचत हो गई। इकोनॉमिकल है ये अरेंजमेंट काफ़ी, समझा इतना पहले आपको? बराबर है। सॉल्व एग्जांपल्स ज़रा मुझे बताओगे वो कौन से हैं? ट्वेंटी 3, फिर 20, फिर 20, क्या 3 ही थे ना? 20 दिखा, 1 मिनट, नहीं बेटा 23 नहीं, 23 नहीं, ये वाला प्लेट वर्जन मतलब ये वाला 28, 29 और 30, इनकी बात कर रहा था मैं। 28, 29 और 30 इसका करना है। 28, 29 और 30, सिर्फ आपको ये वाला करना है हमें। कर लें? पहले लिखना पड़ेगा ना आपको ये सब, तो पहले सब अच्छे से लिख लो, बड़ा डायग्राम बनाना, और फिर करते कंटिन्यू। चल प्लेट वर्जन में, हाँ एग्जांपल नंबर 28, 29, 30 ये वाला कर लेते हैं।
रुद्र तूने वो तीनों भी कर लिया क्या? ये तीनों? चलो फिर बता दे। 28 वाला क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। वो नहीं किया। 28 में कितने प्लेट्स दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 प्लेट्स हैं। देयर आर 4 प्लेट्स और हर ऑल्टरनेट प्लेट कनेक्टेड है क्या? 1 2 3 4। क्या ये 2 प्लेट ऐसे कनेक्टेड है और ये 2 ऐसे प्लेट कनेक्टेड है, राइट? कुछ ए और बी नाम उन्होंने दिया हुआ है। ओके, हाउ मेनी कैपेसिटर्स कैन यू सी? 3 कैपेसिटर्स आर। एक ये गैप है, एक ये गैप है और एक ये गैप है। अच्छा ऐसे देखना है। हाँ ऐसा देखेंगे। इसके अंदर भी पूछने के लिए बहुत कुछ है। इंडिविजुअल सी भी, हर एक सी का वैल्यू तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा। वो समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि प्लेट वर्जन है ना। ये हो गया एक सी। आपसे सी इक्विवेलेंट पूछ सकते हैं, आपको बैटरी देके टोटल चार्ज पूछ सकते हैं, चार्ज देने के बाद हर प्लेट पे चार्ज पूछ सकते हैं। एक प्लेट पे कितने साइड्स होते हैं? 2 तो टोटल कितने प्लेट्स हैं? 4 तो 8 जगहों पे चार्जेस पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि हर प्लेट के 2 साइड है ना। इस समय क्या पूछा है आपसे? सिर्फ सी इक्विवेलेंट पूछा है। हम वो पहले कर लेंगे, फिर हम आगे जाएंगे, उसको उस सम को आगे लेके जाएंगे। पहले हम सिर्फ सी इक्विवेलेंट निकालने का प्रैक्टिस करेंगे सब लोग, ठीक है? चलो कैसे करना रहेगा। एक ट्रिक तो मैं आपको ओरली बता दूं कि जब भी प्लेट्स ऑल्टरनेट प्लेट्स कनेक्टेड होते हैं ना आपस में, तो वो पैरेलल होते हैं। जब भी ऑल्टरनेट प्लेट्स कनेक्टेड होंगे ना आपस में, वो होंगे पैरेलल। मैं प्रूव अभी कर देता हूं। अगर इधर ए लिखा है तो इधर भी ए लिख सकते हो। इधर सही बोल रहा हूं? देख लो, चालू होती खत्म हो जाएगा वरना। बी इधर लिख सकता हूं, बी इधर लिख सकता हूं। पहला कैपेसिटर बोलता है मेरे इधर मेरे उधर बी, दूसरा बोलता है मेरे भी इधर उधर ए बी, तीसरा बोलता है मेरे भी इधर उधर ए बी। तो तीनों हो गया। ऐसा बनेगा 1 2 3, दैट्स इट। और सी इक्विवेलेंट कितना होगा अगर तीनों पैरेलल है? तो 3c, यानी कि 3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी इज द आंसर। अब आपको पहले से ये भी नॉलेज है कि जब भी चार्ज जो आएगा वो 3 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड हो जाएगा, q/3 q/3 q/3। ये नॉलेज भी है आपको, बराबर ना? लेके जाऊँ एक लेवल आगे कि नहीं? हो गया, ये समझ गया पहले? चलो इसके आगे क्या करना रहेगा। ये कैसे समझा आपको कि पैरेलल है? अपन ने याद है लास्ट लेक्चर में भी अपने पास वो था, वो 3 सीरीज में थे, बट उसको कनेक्ट किया था, ए बी लिख के बताया था ना। हाँ, वो व्हीटस्टोन में भी यूज़ हुआ था थोड़ा थोड़ा। तो उस लॉजिक से ही ना, देख इसके अक्रॉस भी ए और बी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस भी ए और बी। देखना हर जगह पे इधर ए बी देखना, ये भी ए बी ये भी ए बी ये भी। जब तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस ही सेम है तो पैरेलल बोलते हैं उनको अपन, बराबर है इतना? सीरीज के लिए बताऊं, ये उसका ट्रिक ये होगा कि एक प्लेट को ए कनेक्टेड है, लास्ट प्लेट को बी कनेक्टेड, बीच में कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है, ऐसे एक लाइन में लगे हुए। अरे यही अरेंजमेंट, अरे ये रहा सीरीज। ये पहला अलग कनेक्टेड है, लास्ट अलग कनेक्टेड, बीच वाले सब हवा में, तो ये सब सीरीज बोले जाएंगे। लेकिन हर ऑल्टरनेट प्लेट आपस में कनेक्टेड होगा ना, तो सबके सब पैरेलल में, ठीक है? चार्ज, हाँ ये सोचने वाली बात है ना। चलो करें आगे। 1 2 3 और ये 4। सही लग रहा है इतना? टोटल चार्ज कितना आएगा अगर मैंने इन सबको बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो? मतलब लेट्स से अगर ये V वोल्टेज है और ये अगर 0 वोल्टेज है, बराबर? बैटरी कनेक्ट करके आएगा ना V और ये 0। हाँ, चार्ज कितना निकल के आएगा इसके अंदर? चार्ज कितना आएगा? 3Q, और एक Q इज CV, C इज A एप्सिलॉन नॉट बाई D और टोटल वोल्टेज है V। ये समझा टोटल चार्ज इतना अंदर आएगा? ठीक। अब मैं बताता हूँ एक बात, एक्सट्रीम प्लेट्स है ना, एक्सट्रीम प्लेट्स, वहाँ पे पक्का चार्ज यही आने वाला है, गारंटी 0 0। एक्सट्रीम प्लेट पे देयर विल बी ऑलवेज, लास्ट में जो प्लेट्स है ना उसके आउटर फेस पे हमेशा 0 रहेगा, ठीक है? इसमें इसका नाम A है, इसका नाम B है ना, ये चार्ज वाइज लिख रहा हूँ 0। इसका वोल्टेज V है, इसका वोल्टेज 0 है, इसका वोल्टेज V है, इसका वोल्टेज 0 है, सही है? ब्लू कलर में वोल्टेजेस लिखे हैं और अभी रेड कलर से चार्जेस लिखूंगा। तो अंदर पता ना प्लस माइनस चार्ज आएगा, प्लस और माइनस,
इसमें कौन प्लस कौन माइनस होगा? प्लस माइनस। इसमें कौन प्लस माइनस होगा? प्लस माइनस। क्या आपको प्लस माइनस समझा पहले? हायर पोटेंशियल प्लस अंदर वाला कैपेसिटी, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। पहला कैपेसिटर में देखा V और 0, ये V ये 0 और इधर ये V और ये 0, समझा अभी? और अंदर जो चार्ज आएगा उसका फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा। आज आपको समझेगा कि Q इज इक्वल टू C में एक्चुअली Q होता क्या है। Q इज इक्वल टू CV में Q होता है चार्ज ऑन द इनर साइड ऑफ द पॉजिटिव प्लेट। प्लेट होता है ना, 2 प्लेट्स होते हैं, हम तो लिख देते हैं प्लस Q माइनस Q, जल्दी जल्दी में लिख देते हैं ना अपन, पर अभी तुमको समझेगा कि वो Q इज इक्वल टू C में Q होता है जो पॉजिटिव प्लेट होती है ना, उसके अंदर वाले फेस पे कितना चार्ज आएगा वो होता है ये। तो मतलब ये जो तुम CV निकालोगे ना, C का वैल्यू तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और V इसके बीच में कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस V ही है। तो इधर जो आएगा ना, ये इधर आएगा A एप्सिलॉन नॉट V अपॉन D, CV C इंटू V। अच्छा, इतना पॉजिटिव उतना है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, मतलब कितना? V बाय, एक काम करूँ इधर लिख दूँ क्या, A एप्सिलॉन नॉट V बाई D को Q लिख लूँ, चलेगा? तो ये कितना आ जाएगा सीधा? प्लस Q, और ये कितना आ जाएगा? माइनस Q, और ये कितना हो जाएगा फिर? 3Q। समझ रहा है इतना आपको? पहले इधर भी क्या सेम लॉजिक से, इधर प्लस Q और इधर माइनस Q आ जाएगा, इधर प्लस Q और इधर माइनस Q, दीज आर द चार्जेस ऑन द प्लेट्स। और आपसे क्या पूछा जाएगा मालूम है? अभी एक प्लेट का नाम ले लेते हैं, ABCD कुछ नाम रख देते हैं, या फिर छोड़, नाम तो रख लिया है, कुछ और प्लेट का नाम रख लेता हूँ P Q R और S। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द प्लेट R? व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन प्लेट R? वेरी गुड, ऐसा सब पूछेंगे आपसे, ठीक है? इतना नीट में बहुत टाइम से नहीं देखा गया है, ये बोर्ड्स में है नहीं, ये बस जेई में ही है, मतलब फिक्स के जेई वालों का है, ठीक है? नीट वालों को एटलीस्ट फिर भी मैं एक्सपेक्ट करूँ सीक्वेंट तो पूछ ही सकते हैं, उसमें क्या ही बड़ी बात है। किसका? ये वाला? ये तो टोटल चार्ज जो बैटरी से आने वाला, वो तो टोटल C टोटल V ना, टोटल C टोटल V, समझा इतना? चलो ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करेंगे इस पे। क्वेश्चन नंबर 29 भी है अपने पास, उसको देखो अभी। चलो, उसमें क्या पूछा है? बस, अरे चलो कोई बात, अभी वही करते हैं जो दिया हुआ है, मैंने देखा नहीं अभी तक, देख लूँ। 29 में कितने प्लेट्स हैं? इसमें ऑल्टरनेट प्लेट कनेक्टेड नहीं है, इसमें आपको रिडंडेंट का भी आपको एहसास होगा। इसमें 2 सवाल है, एक ही सवाल है? एक ही है। चलो, कितने प्लेट्स हैं? 1 2 3 और 4। इसमें सीधा लास्ट प्लेट कनेक्टेड है ऐसे, सही लग रहा है इतना? इसमें कितने कैपेसिटर है? 3। अगर इसका नाम A, इसका नाम B, तो इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम B, इसका नाम A। समझ रहा है? लिख लिया है, जल्दी खत्म ना हो जाए, देखो ध्यान से। एक ऐसा कैपेसिटर जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, सेकंड वाला, तो मतलब ये जो सेकंड वाला है ये एक्चुअली कैसा है? रिडंडेंट, ये आपको लेना ही नहीं है। तो एक्चुअली ये बोल रहा है मैं A और B के बीच में हूँ, ये बोल रहा है मैं भी A और B के बीच में, तो टोटल कितने कैपेसिटर्स है सिर्फ आपके पास? बस खत्म। आंसर कितना है इसका? C इक्विवेलेंट 2A एप्सिलॉन बाई D, खत्म। इतना ही आंसर है। पॉइंट पोटेंशियल्स लिख के दिख गया कि अच्छा दोनों प्लेट पे B और B है, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है? चार्ज का खुद से सोच लेना। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या हो रहा है? कितने प्लेट्स है? फिर से 4 प्लेट है। फर्स्ट और लास्ट वाले में कुछ फर्क? अरे सेम ही हो गया ना। पूछा क्या है? कुछ नहीं, बस टाइम पास ही करा है, नहीं कर रहे अपन, बराबर इतना। क्लियर एवरीवन? तो प्लेट वर्जन ऐसा हो जाएगा। मैं खुद से बना दूँ एक, 5 प्लेट ले लेते हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इसका C इक्विवेलेंट ट्राई करोगे? आराम से पोटेंशियल्स लिखो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आज ख़त्म नहीं होगा है चैप्टर, सैटरडे ख़त्म कर, नेक्स्ट ख़त्म कर देंगे बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में।
पता नहीं यार, इतना जल्दी तो सोचना पड़ेगा मेरे को भी। पहले सिखा दूँ, क्या करोगे पहले, क्या तरीका दिमाग में आ रहा है? पहला ऑल्टरनेट पहले इसको ए लिख लूँ, इसको ए लिख लूँ, इसको बी लिख लूँ, इसको बी लिख लूँ, इसको क्या लिखूँ? सीरीज में एक्स लिख लो। नहीं, कुछ ए और बी तो नहीं लिख सकते आप, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है। बोलो अब क्या करें? ये बोलता है कि मैं ए और बी के बीच में हूँ, तो ए लिखो, इधर ऐसा बी बनाओ। क्या इसका काम तो हो गया? ये बोलता है मैं भी ए और बी के बीच में हूँ, तो लो भाई, इसका भी काम हो गया। ये बोलता है मैं ए और एक्स के बीच में हूँ, ये बोलता है मैं एक्स और बी के बीच में हूँ, तो क्या करोगे? तो ए से निकालो एक जो एक्स तक जाता हो, और फिर एक्स से निकालो एक जो बी तक जाता हो। कुछ समझे? दिस इज द अरेंजमेंट। समझे? कितना आएगा नीचे ये सी और सी का? C/2 सी और सी पैरेलल में 5C/2। तू कितना बोला था? क्या बात है, डन है इतना। चार्ज सच में बहुत ही डिफिकल्ट जा सकता है इसका, ठीक है। बट एनीवे नोट, एक्सट्रीम प्लेट्स वाला जो लॉजिक है वो मैं आपको भी बता देता हूँ फिर से। अगर यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है प्लेट्स पे, ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए। दो प्लेट्स हैं, चार्ज Q1 और Q2 है, चारों प्लेट्स पे क्या क्या चार्ज आएंगे वो मैं बताना चाहता हूँ। इस पे आएगा चार्ज, जो चार्जेस है ना ओरिजिनल प्लेट्स पे, उनको ऐड करो पहले, कितना आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करो, और एक्सट्रीम प्लेट्स पे लिख दो। इतना समझे? पहले ये हो जाएगा, स्टेप सब लोग कर लेंगे, इतना फॉलो। इधर का चार्ज कितना होगा आपको चार्ज कंजर्वेशन से निकालना रहेगा। Q1 माइनस ये वाला कितना बचेगा? Q1 माइनस दिस चार्ज कितना आएगा? और इधर ऑब्वियसली इधर का जो पॉजिटिव है उतना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आएगा ऑटोमेटिकली। आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हो। फटाफट इसको अप्लाई कर लेते हैं ताकि ऐसा अजीब अजीब ना लगे ये सब कुछ। 3Q माइनस Q, बताओगे चारों प्लेट्स पे क्या क्या चार्जेस आएंगे? आराम से सोच के टाइम लो पहले अपना एवरीवन। 3Q माइनस Q, क्या क्या आएंगे चार्जेस चारों प्लेट्स पे, चारों साइड्स पे? एक साइड पे प्लस Q प्लस Q, दोनों पे चार्ज सेम आएगा। और अंदर साइड पे प्लस 2Q और माइनस 2Q। आप चेक करोगे दोनों के टोटल करके देखो, ये आ रहा है ना, तो ये चेक भी आपके लिए आपके सामने ही है कि सही है कि नहीं है। आया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज व्हेन 2 प्लेट्स आर गिवन, बराबर है इतना। चलो तो ये प्लेट वर्जन को भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपन। हमारे पास जो बचा है ना टॉपिक, वो है एक तो केस स्टडीज़ के डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, वाइल इट इज़ कनेक्टेड टू सर्किट या वाइल इट इज़ आइसोलेटेड, एक तो वो बाकी है। दो कैपेसिटर को चार्ज करके अगर आपस में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये दूसरा बाकी है। और तीसरा बाकी है आरसी सर्किट्स। और ये तीन में से मुझे लगता नहीं और कुछ बाकी है अपना। क्या बाकी है? डाइलेक्ट्रिक डालना जब वो बैटरी से कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक डालना जब वो आइसोलेटेड है, दो कैपेसिटर को चार्ज करके आपस में कनेक्ट करना, और आरसी सर्किट्स। दैट शुड डेफिनेटली विल बी एबल टू फिनिश इट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक तो सॉल्ड एग्जाम्पल सारे ख़त्म कर देंगे, ये जो एक दो टॉपिक्स बाकी है वो ख़त्म कर देंगे। तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओवरऑल। तो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म हो जाएगा पूरा, बराबर है। कैपेसिटर्स बोर्ड्स में है कि नहीं है? पूरा है, ठीक है। स्प्लिट वर्जन जैसा मैंने बता दिया वो इतना नहीं आता, ठीक है। चलो वाइंड अप कर लो इसको आज के लिए यहाँ पे, और फिर अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले के कौन सा एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन कर लेते हैं अपन अपना, ठीक है ना। चलो।